करते हैं अपना लेक्चर। पिछले क्लास में कहां तक बता दिया था? प्योर रोलिंग के बारे में डिस्कस हमने कर लिया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्योर रोलिंग ऑफ द बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्योर रोलिंग तो ये नहीं है तो हमने देखा था क्या कल रात में देखा था एडवांस में देखना है क्या ये रोलिंग। हाँ सर नहीं आएगा, मैंने भी तो पढ़ लिया उसमें, क्या पढ़ेंगे तो नहीं एडवांस पूछ रहे थे बॉडी, ये कॉन्सेप्ट का यूज हो जाता है ऑन इंक्लाइंड प्लेन। और इस सेक्शन से नीट में क्वेश्चन, रोलिंग के इसी सेक्शन से नीट में क्वेश्चन आता है। एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और दूसरी बात इस सेक्शन से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये एंगल कितना है? ये हाइट एच पर, ठीक है। हमने क्या किया, कोई भी एक राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, जो भी है, सॉलिड हो, स्फीयर हो या सिलेंड्रिकल है, जो भी है राउंड शेप्ड, हमने इसे छोड़ दिया। अभी क्या करता है, प्योर रोलिंग करते हुए नीचे आ रहा है। प्योर रोलिंग करते हुए तब ये इस ग्राउंड पर आएगा तो कुछ वेलोसिटी के साथ आएगा। तो अब आप लोग हमें बताइए ये वेलोसिटी क्या होगी ग्राउंड पर जब आएगा, तो ये वेलोसिटी पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो क्या है, प्योर रोलिंग से हुआ है। देखो पहले लिखा हुआ आपके पास, यहाँ पर भी लिख देते हैं प्योर रोलिंग का केस। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे वेलोसिटी, यहाँ करेंगे क्या सर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, सर b स्क्वायर इनटू 2g है, मतलब b स्क्वायर इनटू 2g है, बस इतना ही होगा। सर ये सर k स्क्वायर का माइनस रटा हुआ है। अच्छा तब फिर मेरे बहुत अच्छी बात है। अब देखिए एनर्जी कंजर्वेशन आपने सही बोला और उनका भी आंसर सही था। देखो इसमें क्या है कि एक तो हम यहाँ पर से एनर्जी कंजर्वेशन से निकालेंगे, लेकिन वही आप लोग एक ही चीज ध्यान में रखते हैं कि यहाँ पर एनर्जी है mgh और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है कि हाफ mv²। भाई ये क्वेश्चन शुरू में ही बोल रहा है प्योर रोलिंग, तो ओमेगा से कुछ घूम भी तो रहा होगा, तो एंगुलर वाला एनर्जी कहाँ छोड़ दीजिएगा, ठीक है, एंगुलर वाला एनर्जी कहाँ छोड़ दीजिएगा। तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन तो h हाइट पर है, इसके पास हम यही रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। इस समय रेस्ट में हमने बॉडी को रखा, इस समय पास इसकी जो एनर्जी है टोटल कितनी है, mgh। और जब ये यहाँ पर आ गया है, इस पॉइंट के ऊपर आ गया, तो अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो इसमें रोलिंग हो रहा है, यानी रोटेशन भी हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो जब जो सिंपल हमें ट्रांसलेशन का तो जान रहे हैं, हाफ mv², कोई प्रॉब्लम। और साथ ही साथ रोटेशन होने की वजह से इसके पास एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ ω²। तो प्योर रोलिंग के केस में क्या हो जाएगा, v = ओमेगा r। हाँ v = क्या हो गया, ओमेगा × r, यानी ओमेगा की जगह पर हम v/r लिख सकते हैं। तो यही होगा v अगर इसका स्फीयर का जो भी ऑब्जेक्ट है इसका रेडियस r है तो r ही लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे mgh = हाफ mv² प्लस हाफ I लिख दो या तो mk² लिख दो। चलिए मैं I लिख करके चलता हूँ, v/r का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ठीक है। mk² नहीं रहने तो mk² अगर करना ही है तो आगे चल करके mk² में इसे कन्वर्ट कर देंगे। सर mk² में के रेडियस ऑफ गायरेशन, हां रेडियस ऑफ गायरेशन होगा, इसलिए साइड फॉर्म में mk² लिखेंगे। और चलो उतना भी ना ढूंढना पड़े, डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या करते हैं,
तो v इज इक्वल टू, यहां से देखो v स्क्वायर को हाफ का 2 इधर ले आए, यस सर 2 mgh इज इक्वल टू, यहां से mv स्क्वायर को कॉमन ले, 1/2 b स्क्वायर का जब mv स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहां पर 1 हो जाएगा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा i बाय m हो जाएगा, क्योंकि जब हमने m लिया है बाय m यहां पर देना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा प्लस i बाय m r स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो यहाँ पर v इक्वल टू, एक काम करते हैं, ये जो 1 प्लस i बाय m r स्क्वायर है ना, इसे हम बोल देते हैं बीटा, बार बार लिखने से अच्छा है कि बीटा लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी इक्वल टू जो आ जाएगा और आ जाएगा रूट अंडर 2gh बाय बीटा। कोई प्रॉब्लम? 2gh और ये बीटा, और उन्होंने सही बोला कि अगर i इक्वल टू m के स्क्वायर लिख देंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर हो जाएगा। वो भी आंसर है, बहुत सारे बुक्स में वो भी आंसर दिया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर हम v फाइंड कर लें कि वेलोसिटी से आएगा, तो ठीक है, और चलो एक दो चीज और है उसको भी फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। सर m के स्क्वायर होता है वो जनरल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। नहीं, m के स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, किसी भी जो भी एक्सिस गिवन रहेगी उसके बाद, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा होता है, हाँ ऑब्जेक्ट किसी भी तरह का है, मतलब जनरली हाँ जनरल के क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, जो मतलब किसी भी शेप का मतलब किसी जैसे m मास का कोई भी शेप का बॉडी है, तो उसके बदले हम एक सिंगल m वही सेम मास का पार्टिकल को रखते हैं किस डिस्टेंस पर एक्सिस से, वो हमें सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा। ठीक है, अब वेलोसिटी यहां पता चल गई, अब हमें फाइंड करने के लिए जा रहे हैं एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए जा रहे हैं, जब हम एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा यहां से नोट करने के बाद इधर, जब हम अब हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है कि इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। ठीक है, अगर इसका एक्सीलरेशन आप लोग g sin थीटा सोच रहे हैं तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है, फ्रिक्शन जो कुछ भी लग रहा है क्योंकि mg sin थीटा कंटीन्यूअस फोर्स लग रहा है, इस वजह से फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो अब देखते हैं इसका एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां से फार्मूला लिखते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो v स्क्वायर हमारा कितना है 2gh बाय बीटा, u स्क्वायर क्या हो गया 0, तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमने 0 रखा था, और या तो 2 इनटू एक्सीलरेशन s, कितना डिस्टेंस कवर किया है यहां से यहां तक, h बाय sin थीटा, h बाय sin थीटा। कि भाई ये देखो ये h है, तो ये कितना हो जाएगा, इफ दिस डिस्टेंस h बाय दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू sin थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज sin थीटा, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा sin थीटा नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, h से h कैंसिल, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया g sin थीटा अपॉन बीटा। ठीक है, दूसरा इक्वेशन पे आ गया एक्सीलरेशन इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन बीटा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब हमें ये भी फाइंड करना है यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा। ठीक है, ठीक है, तो टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूले का यूज करेंगे, हाँ ठीक है, टाइम कितना लगा है टॉप टू बॉटम, टॉप पोजीशन से बॉटम तक पहुंचने में से कितना टाइम लगा है, तो हम s इज इक्वल टू देखो पूरा बेसिक से चल रहा है ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखेंगे, ये इक्वेशन 9 में आप लोग पढ़ चुके होंगे शुरू में। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ut को हमने 0 कर दिया, तो यहां से t इज इक्वल टू क्या आ गया रूट अंडर 2s बाय a, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया 2s की वैल्यू हम क्या लिखेंगे h अपॉन sin थीटा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है s, ये क्या है h अपॉन sin थीटा, h अपॉन
h अपॉन यहाँ पर लिख दिया हमने sin थीटा। अब उसके बाद क्या a को क्या लिखेंगे g sin थीटा अपॉन बीटा, g sin थीटा अपॉन बीटा, ठीक है। तो sin थीटा बाहर आ गया, तो t इक्वल टू का क्या आ गया 1 by sin थीटा रूट अंडर 2h by g into थीटा, ठीक है, रूट अंडर 2h by g into थीटा, ठीक है, ठीक है। तीनों ही चीजें हमने कैलकुलेट कर दिया, यही तीन चीज आपसे पूछी जाती है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर से एक चीज ध्यान में रखना, ये बीटा जो है मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, मास इंडिपेंडेंट, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, शेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि देखो i is equal to be something of m k square, मान लो i is equal to m k square, यहाँ भी m, तो m से m क्या होता है फाइनली कैंसिल आउट होता है। तो बीटा जो है वो मास इंडिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, शेप के ऊपर। अगर सेम मास के दो डिफरेंट शेप के बॉडी रखे हुए रहेंगे तो उसका वेलोसिटी ये सब सारी चीजें चेंज करेगा, वेरी करेगा। अब देखो जैसे कि हमें क्या दे दिया, एक सिलेंडर दे दिया और एक सॉलिड दे दिया, ठीक है। सिलेंडर जो सॉलिड सिलेंडर ले लो और एक सॉलिड स्फीयर ले लो, दोनों को हमने यहां से छोड़ा है, तो आपसे पूछेगा सबसे पहले यहां कौन पहुंचेगा, दोनों में कौन पहुंचेगा, तो वो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बीटा के ऊपर। तो 2h और g तो क्या है कांस्टेंट है, यहां भी देखो g sin थीटा तो सबके लिए कांस्टेंट रहेगा, यहां भी 2gh, तो भाई ऐसा थोड़ी ना कि सिलेंडर रखेगा h के बदले 2h हो जाएगा अपने आप, थीटा को अपने आप चेंज हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, सारी चीजें सेम है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ये बीटा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिपेंड, शेप के ऊपर तो नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज्यादा, वो पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, उसका एक्सीलरेशन कम रहेगा और वह कम वेलोसिटी से पहुंचेगा। जैसे सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है रिंग का, अगर मास की वैल्यू है तो मास सेम है तो m तो उसका mr स्क्वायर होता है, और सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर। तो आप बताओ सबसे ज्यादा टाइम अगर हम यहां पर एक सेम मास के रिंग और एक सॉलिड स्फीयर को छोड़ते हैं, यहां पर पहुंचने में सबसे ज्यादा टाइम कौन लेगा, रिंग। समझ में आ रहा है, श्योर गलती है ये, कोई बात नहीं भाई, हमसे भी हुआ करता तो ये सारी चीजें हमें पता था, ठीक है, ये इज एक्सपेक्टेड था, लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, अब देखो वेलोसिटी जस्ट उतना होगा, रिंग का कम होगा और जो सॉलिड स्फीयर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। उसी तरह एक्सीलरेशन की बात है, उसी तरह से आपको रिंग के जगह पर चार ये दे दिया गया, जैसे जनरल आपको क्वेश्चन में देखे होंगे कि आपके पास दिया हुआ होगा एक रिंग दिया हुआ है, एक होलो स्फीयर दिया होगा, एक सॉलिड स्फीयर दिया होगा, एक सिलेंडर दिया होगा, इसमें से पूछा होगा कि टाइम के कौन कितना जल्दी पहुंचेगा, इस रेशियो से आपको उसको एडजस्ट करना है। क्या वर्क एनर्जी वाले टेस्ट में दिया जाता, वो अलग है, ठीक है। अगर दे दिया होगा तो अच्छी बात है, यहां से यूज होगा, तो उस कंडीशन में क्या है, हम इसका इस कांसेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर स्लाइडिंग होगा, रोलिंग है तो बीटा इज ग्रेटर देन 1, बीटा इज ग्रेटर देन 1 क्यों होगा, क्योंकि i का mrs का कुछ तो वैल्यू होगी भाई, कुछ तो वैल्यू होगा ही, तो 1 प्लस समथिंग इज कुछ, ठीक है। तो रोलिंग के लिए बीटा इज ग्रेटर देन 1, अगर सिर्फ स्लाइडिंग होगा तो फिर बीटा इज 1, बीटा की वैल्यू, क्योंकि ये i अपॉन mrs स्क्वायर 0 हो जाता है, क्योंकि सिंपल स्लाइडिंग के लिए चलिए यहां तक पहले नोट डाउन कीजिए क्या है, क्योंकि बोर्ड पे जगह के लिए सब जैसे स्लाइड करेगा तो घूमेगा नहीं, इसलिए हां स्लाइड करेगा तो ये ना सीधा हो गया, तो उसका टाइम ऑफ i 0 है, तो सर पीछे वाले कैसे रहेंगे, हां तो पीछे स्लाइडिंग का पीछे का किस हो जाए, सब भाई फ्रिक्शन भी लगेगा, अलग कैसे फ्रिक्शन भी लगेगा, तो एक्सीलरेशन भी साइन थीटा, फ्रिक्शन दिया रहेगा तो लगता है नहीं दिया रहेगा।
32 का आंसर ये है। अगर सुमारा 32 नंबर का क्वेश्चन जो रहेगा इसका 45 तो 45 क्वेश्चन वाले का तो 32 नंबर क्वेश्चन जो भी होगा या तो आप लोग का मेरे ऊपर को नहीं होगा ध्यान रखिए। बस ये पता चलना चाहिए जब जाकर के देखिए क्वेश्चन 21 क्लास का टाइम होगा तो पता चलने लगा कि लोग क्लास कर रही है सब मेरी किसी का बैठे हो तो सारे आंसर ही पता चल जाएगा तो हो गया। यस तो कौन आ रहा है नेक्स्ट लेवल का मान लें सारा पता चल जाएगा तो कहना है तो शुरुआत करेंगे बस भाई आप नहीं करते तो डरता हूं मैंने भाई को एडमिशन करा दिया तो मुझे एकदम ये करके एडमिशन करा दिया है थोड़ा और तेज मैंने एडमिशन करा दिया तो मैंने प्रॉपर हो जाएगा किसका अगर उन्हें ठीक है क्या तक
अब जनरली जो क्वेश्चंस जो मैंने बताया था उसी तरीके से पूछे जाने हैं। तो इसमें क्या क्या जनरली पूछा जाता है, एक तो वेलोसिटी पूछा जाएगा, तो क्या होगा रूट अंडर 2gh अपॉन बीटा, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन g sin थीटा अपॉन बीटा, और कितने टाइम में पहुंचता है, तो 1 बाय sin थीटा रूट अंडर 2h g इनटू, ठीक है। सर ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट यूज हो जाता है क्या एक्सप्रेशन डायरेक्ट यूज हो जाता है हाँ एक्सप्रेशन डायरेक्ट यूज हो जाता है, ठीक है। ठीक, अब देखो बीटा इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस पाई अपॉन mr स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन शेप, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिपेंड्स ऑन शेप बट independent on mass। अगर दो डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट हैं लेकिन सेम शेप है तो दोनों क्या होगा, सेम टाइम में आएगा, सेम वेलोसिटी होगा और उसका एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, सेम दिखेगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर दिखेगा ये m है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा i इक्वल टू m स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बीटा के, आप देखो यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ बीटा, ठीक है, यानी जिसका बीटा ज्यादा है उसका वेलोसिटी कम। एक्सेलरेशन भी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ बीटा, और टाइम जो है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है, बीटा इज कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जिसका आई ज्यादा उसका बीटा ज्यादा। अब आपकी मर्जी है किसका आई कम क्या ज्यादा, ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। उसके बाद जो है, अब देखो यहाँ पर रोलिंग के केस में क्या होता है, रोलिंग के केस में क्या होता है, बीटा इज ग्रेटर देन 1 जब रोलिंग करते हुए बॉडी आ रही है। उसके बाद जब स्लाइड करते हुए आप, स्लाइडिंग यानी घूमना तो है ही नहीं, स्लाइडिंग के केस में घूमना तो है ही नहीं, तो आई की वैल्यू तो 0 हो गई, तो बीटा इज इक्वल टू 1। अब याद कीजिए आप लोग, जब फ्रिक्शन में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, नॉर्मली इंक्लाइंड सरफेस के बारे में पढ़े होंगे, तो वहां पर वेलोसिटी की जब बीटा की वैल्यू 1 होगी, वेलोसिटी इक्वल टू g यस एक्सेलरेशन जी sin थीटा हो गया, और ये टाइम पीरियड क्या हो गया 1 बाय sin थीटा इनटू रूट अंडर 2h बाय, ठीक है। और फ्री फॉल के एक हमने रोलिंग देख लिया मोशन का, एक हमने स्लाइडिंग भी देखा, और एक और टाइप हमने देखा है किसका, फ्री फॉल का। फ्री फॉल में सीधा ड्रॉप हो जाना, तो वहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जानी है 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और बीटा इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि भाई उसमें रोटेशन तो है ही नहीं फ्री फॉल में। जब फ्री फॉल आप लोगों को बताया कि कोई घूमने उड़ने का केस था क्या, नहीं, वो सिंपल ड्रॉप करते तो सीधा नीचे आता था, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 1, और फिर देखो सेम फार्मूला, v इज इक्वल टू फ्री फॉल में भी h हाइट नीचे आता है तो रूट अंडर 2gh होता है। यहां पे क्या फ्री फॉल में थीटा 90 डिग्री है तो sin 91 बीटा 1 तो 1g हो गया, और t इज इक्वल टू क्या हो गया रूट अंडर 2h बाय t। ये सेम सिंपल है, लिखना है। अगर इतना आपके दिमाग में है तो आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आप आंसर दे सकते हैं। बस केयर यही ध्यान देना है इसका, सर बीटा आर पे डिपेंड करेगा रेडियस पे, कुछ पर डिपेंड नहीं करना है। मास डिस्ट्रीब्यूशन पर तो डिपेंड करेगा, तो आर बार का कोई नहीं, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा, क्योंकि देखो मास वही है लेकिन जिसका आर बढ़ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका बढ़ जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो फर्क पड़ जाएगा। सर ये एक्सप्रेशन ये बीटा प्रोपोर्शन आई के जो करा चाहिए सर, ये जैसे प्लस में रहना प्रोपोर्शन, देखो ये इसको मैथमेटिकली नहीं समझना है, ठीक है, इसको पूरा एकदम मैथमेटिकल करेक्ट ही नहीं, क्योंकि वहां 1 प्लस है तो फिर वो तो हमें मार तो मैथमेटिक्स में नहीं जाना है, लेकिन ये है क्या आई बढ़ेगा तो बीटा बढ़ेगा, खत्म हो गया, अपने को तो लेना देना, हमें तो यही समझना है ना,
ये देखो ये अपना जो है ये प्योर ये जो यहाँ से ये जो सिस्टम है बोर्ड में ये अपना जुगाड़ रहा है, ठीक है, उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होते हैं वैसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो उसमें क्या लिख दिया, फिर हमने सोचा कि बीटा बीटा आई पर डिपेंड करता है, आई को निकाल लेंगे और आई तो हमें रटा रटा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही तो पढ़ाया जाता है रोटेशन में, एक ही टॉपिक है तो वहां वो तो हमें पता है, उसके हिसाब से हम निकाल के सॉल्व कर लेंगे। फिर हमने यहाँ पर तो देखी तो मिलती चीजें हैं, मतलब ये बस इसलिए बताया गया है कि आई के साथ में आई के बढ़ने से बीटा बढ़ेगा, बस इसलिए इसको पूरा मैथमेटिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मत काउंट कीजिए। आप कितने दूर से आते हैं? आप कितने दूर से आते हैं? तो सारे पुराना बात से आप एक्सप्रेशन स्टार्ट तुम गया फिर वही बोल तो मैंने क्या बोला बता अभिजीत, अभी मैंने क्या क्वेश्चन बोला, बोल पूरा सेंटेंस बता। नहीं ये नहीं, उसके बाद सारे गर्ल्स पुराना बात से जो बोल रहा है अब उसको एक्सप्लेन नहीं करना, बस वो बताते जाओगे बातें पढ़ते हो गया। तो इसी एक्सेलरेशन को एक और मेथड से निकालते हैं। आप लोग भैया इस आप लोगों का हुआ? यस सर। आप लोग बता दिए कि आप लोग भूलिए मत, आप लोग भी मेरा पहला बैच है समर्पण में, क्या है ना? यस सर। यस सर। कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हो गया आप लोगों का? ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन देखते हैं। अब देखो एक्सेलरेशन को हमने निकाल दिया, ठीक है, लेकिन मुझे आप लोगों को एक्सेलरेशन डिराइव करके नहीं दिखाना है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड बताना है, ठीक है। तो अब हम जो फाइंड करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, हेडिंग लिखिए एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इन प्योर रोलिंग, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इन pure rolling on inclined plane. On inclined plane. Inclined plane, ठीक है। तो अब देखो इसमें वो तो पता ही आप लोग को जी साइन थीटा अपॉन बीटा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर सपोज दैट ये आप कोई भी स्ट्रिप का बॉडी, ठीक, ये देखो मान लो कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, ए एक्सेलरेशन से, ठीक है, तो ट्रांसलेशन तो प्योर रोलिंग है तो रोटेशन भी हो रहा है, ये रेडियस क्या आर,
तो सबसे पहले हम देखते हैं जब हमारे पास गिवन है कि पूरा का पूरा सिस्टम जो प्योर वॉल्यूम में चल रहा है, प्योर वॉल्यूम में है, तो हम क्या लिख सकते हैं A इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, B इज इक्वल टू आर ओमेगा तक उसी को लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू अल्फा। या यहाँ तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें सारे फोर्सेस को देखते हैं, सारे फोर्सेस को देखेंगे तो इस डायरेक्शन में हम लिखते हैं, अगर इसका m मास है तो इस डायरेक्शन में हम लिख देते हैं mg sin थीटा, इस डायरेक्शन में लिख देते हैं mg cos थीटा। समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, ठीक है? ये mg sin थीटा mg cos थीटा, कोई डाउट? ठीक है, इधर क्या हो गया नॉर्मल फ्रिक्शन, और ये इधर क्या हो गया फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें हम दो इक्वेशंस लिखेंगे, हम सब जानते हैं। एक कौन सा इक्वेशन लिखेंगे ट्रांसलेटरी, और एक दूसरा रोटेटरी। चलो यहाँ पर देखिए, पहले ट्रांसलेटरी इक्वेशन बताइए आप लोग क्या होगा। मतलब सर mg sin थीटा माइनस के x इक्वल टू m a इक्वेशन 1। चलिए दूसरा इक्वेशन बताइए। सर n इक्वल टू mg cos थीटा, n इज इक्वल टू mg cos थीटा। एल ऑफ द मोशन बताइए। अच्छा ये बताइए, ये फ्रिक्शन जो है, ये फ्रिक्शन कितना होगा? क्या ये फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन के इक्वल होगा क्या? मैक्सिमम फ्रिक्शन के ऊपर हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा ये फ्रिक्शन बताइए क्या है? बॉडी तो मूव कर रही है, तो ये फ्रिक्शन तो काइनेटिक फ्रिक्शन है। सही है? यस सर। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? प्योर वॉल्यूम, और पेज पर ये जो प्योर वॉल्यूम क्या है? ठीक है, वो भी जब की अप्लाई फोर्स समझे भाई? तो फिर ये जो फ्रिक्शन है काइनेटिक नहीं है, ठीक है? कभी पढ़ाया हो ना, ये फ्रिक्शन काइनेटिक नहीं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो इस फ्रिक्शन में हम म्यू mg cos थीटा नहीं यूज करेंगे। अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, क्योंकि हमें स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करने की कोई भी वैल्यू नहीं पता है। क्या आप स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। स्टैटिक फ्रिक्शन तो हमें इससे पता चलता है कि हम कितना फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। हमें जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन पता करने का फॉर्मूला है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है? तो यहां से हम लिखेंगे टॉर्क वाला, बताइए टॉर्क क्या लिखिए इसका? रोटेशन का सर mg sin थीटा mg sin थीटा। अच्छा mg sin, ये बॉडी रोटेट कर रही है इसके अबाउट। सर ये हमारा कंफ्यूजन था सर, ये टर्म ये टेंशन ये फोर्स लग रहा होता है इसके पर देखो हम इसके अबाउट बॉडी को देख रहे हैं, ठीक है? इस पॉइंट पे बॉडी रोटेट कर रही है, तो mg sin, देखो फोर्स तो इसमें तीन लग रही है, तीन चार, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, और एक इधर से ये लग रहा है। लेकिन ये भी फोर्स क्या हो रहा है, इसके सेंटर से पास हो रहा है, तो इसकी वजह से टॉर्क नहीं हो सकता। इसकी ये रहा, ये भी यहाँ सेंटर से पास हो रहा है, टॉर्क नहीं होगा। ये भी सेंटर से पास हो रहा है, टॉर्क नहीं होगा। तो कौन कौन फ्रिक्शन F into R is equal to I alpha। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं F is equal to I अल्फा को A by R लिख दें, और एक R जो नीचे आ गया उसको क्या लिख दें? इक्वेशन 2 हो गया, तो 1 और 2 को ऐड कर दें। ठीक है, 1 और 2 को ऐड कर दें। नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, ठीक है? सो रहा है क्या मिला है? रेस्ट में है पूरा, ठीक है? mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma, और वहां फ्रिक्शन, अब दोनों को ऐड कर देंगे और फ्रिक्शन से फ्रिक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? mg sin थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, m कॉमन, a को कॉमन लेंगे, चलो m a को कॉमन लेंगे, m a को कॉमन ले लेंगे, इसकी जगह पर यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस i अपॉन mr स्क्वायर। ठीक है, खत्म करो। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होगा? g sin थीटा अपॉन 1 प्लस i अपॉन mr स्क्वायर, या तो फिर ऐसे लिख दो, i को हम क्या लिख सकते हैं? m स्क्वायर, k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं g sin थीटा अपॉन
1 plus a square by r square। अब जैसे सिंपल अगर आपको रेडियस ऑफ डायरेक्शन रख करके सॉल्व करना आसान लगेगा तो रेडियस ऑफ डायरेक्शन सॉल्व रख करके सॉल्व कर दीजिएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखना आसान लगेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन फार्मूला आप लोगों को क्या रखना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए। और रखना क्या, g sin थीटा बट अपन बीटा ही तो होता है, बाय g sin थीटा पर बीटा, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस i अपॉन r स्क्वायर। चलो तो हमने मेन क्या लिखा, इक्वेशन लिखा, वो समझना है। ये फार्मूला मैं आप लोगों को नहीं बताना था, ये फार्मूला मैं बता चुका हूं पहले ही। मेन हमने इक्वेशन कैसे लिखा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे लॉज ऑफ मोशन में हमारा मेन टारगेट क्या होता है, इक्वेशन लिखना, तो यहाँ पर भी क्या हमारा मेन टारगेट है, इक्वेशन लिखना। इक्वेशन लिख लिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर आप जो लिमिटेड फ्रिक्शन कह रहे थे वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, तभी तो बॉडी मूव करेगी, जबकि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है पहले उसके इसकी कोई जरूरत नहीं। सर ये क्वेश्चन आया था पहले पीछे, तो वो में के क्या है, वो जो रहता है जब उस कंडीशन में लगा हुआ रहता है तो अलग डिस्टर्ब और अलग। सर इसमें के क्या है सर? इसमें के रेडियस ऑफ डायरेक्शन है। तो बॉडी को मूव करने के लिए पहले उसके बराबर फोर्स लगाना पड़ता है, जो नहीं तो वो मूव कर सकता है, कितना अपोज करता है कितना अपोज नहीं करता है उसको डिपेंड करता है। कोई जरूरी नहीं है कि ये फ्रिक्शन यहाँ पर ये काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल है, ठीक है। होना होता तो वही है, लेकिन उसको वैल्यू पुट करने से भी कोई मतलब नहीं है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन ही क्यों ना हो, लेकिन ये इसमें जो लग रहा है वो स्टैटिक ही रहेगा, इसे किसी भी हालत में काइनेटिक नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है? और वो भी इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, नोट कर लिए। लिखिए ए फोर्स कैपिटल F, कैपिटल F में से F लिखिएगा बराबर रखिएगा। ये फोर्स F is a force capital F is applied tangentially at the topmost point of a sphere
of a sphere of mass capital M, of mass capital M and radius capital R. Full stop. If the ground is rough enough, to prevent sliding, मतलब घर्षण जो है स्लाइडिंग को प्रिवेंट करने के लिए काफी रोलिंग मोशन करा सकता है, यानी प्रिवेंट स्लाइडिंग बोल दिया कि समझ लीजिए कि रोलिंग मोशन वो कराएगा, ठीक है। तो प्रिवेंट स्लाइडिंग, find the linear acceleration of a sphere, and find the linear acceleration of a sphere and the friction force between a sphere and ground with direction, ब्रैकेट में लिख दीजिए तो with डायरेक्शन के साथ बताना है। So what do we do possible? Friction force between a sphere and ground. Between a sphere and ground. ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फिर डायरेक्शन, फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी बताना होगा। डायग्राम बना देते हैं, और टॉप मोस्ट पोजीशन पर ऐसे फोर्स लगा है, आगे से लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए डायग्राम भी बना देता हूँ। वैसे डायग्राम बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला नहीं है, ठीक है, एज शोन तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, फिर भी मैं बना दूं। देखो ये स्फीयर है, ठीक है, ये ग्राउंड पर रखा हुआ है, यहाँ पर कैपिटल M है, इसका मास m है और इसका रेडियस r है। ई-लर्निंग अगर आप लोग से क्वेश्चन सॉल्व होता है तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं कहूंगा कि पहले से कराया हुआ, ठीक है। आसना, रिया, स्नेहा, अवनी, नवीन, जो भी है सबसे, ठीक है, सॉल्व कीजिए। उज्जवल क्यों नहीं आया जी? उज्जवल यस सर। क्यों नहीं आए? सर ऐसे ही समझे, आ जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस बात है, 2 इक्वेशन लगेगा ही लगेगा। सही है, ये हमारे काम नहीं करेगा।
सर उसको इसको भी कहाँ ये माइनस में आएगा वो वाला तो माइनस एक एक्शन तुम्हारा है, एक एक्शन तुम्हारा है, तो माइनस में क्यों आएगा, तो प्लस में आएगा ना। अच्छा बताओ, इसको खींचने का काम तो ये ठीक है, f माइनस f तो सही लिखा, लेकिन घुमाने का काम कौन कर रहा है, f भी इसको इसी डायरेक्शन में घुमाना और ये फ्रिक्शन भी एक ही डायरेक्शन में घुमाना, सेम होगा ना, तो उसको दोनों अलग अलग नहीं लिखा है, एक ही दोनों फोर्स एक ही साथ में लिखेंगे, तो तुमने इसको अलग अलग क्यों नहीं लिखा, तब फिर उसी तरह से लिखो। हाँ सही है, हाँ अब सही है, सॉल्व करो, समझ में आया? अब क्या, अब देखो पहले ट्रांसलेटिव इक्वेशन लिखते हैं, इसमें कितने फोर्स लगेंगे, पीछे ये इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद फिर डॉट के लिए जो बिग एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करें, ये स्मॉल एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करें, तो दोनों मिलकर के डॉट देंगे। चलो सही, ये हमारा सही सही तो होगा, फिर से माइनस कर दो साइड हो सकता चलिए देखते हैं, एक बार देखते हैं, चलिए हाँ असमा बोलो, फ्रिक्शन बताओ कितना आया सर 5/7 करके कुछ आया मेरा तो। सर फ्रिक्शन 10 mg² sin square theta by 49। सर मैं एक्सेलरेशन बता रही थी। पहले हम sin स्क्वायर थीटा रिया, sin स्क्वायर थीटा कहां से ला दी, इंक्लाइंड सरफेस पर नहीं है। हां सर। सर 10f/7m 10f/7m क्या आया, एक्सीलरेशन 10f/7m, वेरी गुड, 10f/7m एक्सीलरेशन, तो फ्रिक्शन -3/10 -3/10 नहीं, -3/7f और एक्सीलरेशन 10f/7। चलिए ठीक है, पहले आइडिया देखिए, सबसे पहले यहाँ पर तो आप लोगों को पता चल रहा है इक्वेशन लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें किसी तरह का कोई ये नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि होगा क्या। क्वेश्चन में बोल दिया कि टॉपमोस्ट पोजीशन पर हमें फोर्स लगा रहे, हमने लगा दिया। अब ये फ्रिक्शन की बात है भाई, फ्रिक्शन हमेशा फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, ठीक है, मोशन को वो सपोर्ट भी करती है, लेकिन रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा हमें नहीं पता, लेकिन अपनी मर्जी से हमने इधर लगा दिया। अगर हम उल्टा लगाएंगे तो हमारा फ्रिक्शन नेगेटिव में आएगा, हमने फ्रिक्शन इधर लगा दिया, ठीक है, फ्रिक्शन इधर लगा दिए। अब हम सबसे पहले जब हम इसका इक्वेशन लिखना शुरू करेंगे और मान लो कि ये एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है और ये अल्फा एक्सेलरेशन से क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो जब हम इक्वेशन लिखना स्टार्ट करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ट्रांसलेटरी इक्वेशन लिखेंगे। ट्रांसलेटर में देखो, ये कैपिटल एफ क्या बोल रहा है, इसको आगे चलने के लिए, स्मॉल एफ फ्रिक्शन क्या बोल रहा है, पीछे जाने के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू मास एम इनटू एक्सीलरेशन, इक्वेशन 1।
अब इसमें रोलिंग भी हो रहा है तो रोटेशनल इक्वेशन लिखेंगे। रोटेशनल इक्वेशन अब देखिए ये F क्या कर रहा है, बॉडी को कैसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज, और ये फ्रिक्शन भी कैसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज। तो फिर भाई टॉर्क आप लोग मैक्सिमम बच्चे जो है इसमें भी माइनस लगा दिए, क्यों होगा? तो भाई ये एक जो टॉर्क है टोटल टॉर्क हम ऐड करेंगे Fr क्लॉकवाइज, ये छोटा वाला F जो है ये भी क्या क्लॉकवाइज, तो दोनों को ऐड कर देंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वेशन I अल्फा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रिवेंट स्लाइडिंग यानी प्योर रोलिंग की बात कर रहा है, यानी जहां पर भी प्योर रोलिंग दिया हुआ है तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा इनटू R, यानी अल्फा इज इक्वल टू A बाय R लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कैपिटल F प्लस स्मॉल f इज इक्वल टू I इनटू A बाय R स्क्वायर, इक्वेशन 2। ठीक है सर यहाँ तक हो पता है, क्या ये सर यहाँ तक कर लिया। क्या देखो अल्फा को A बाय R लिख दिए और ये वाला R नीचे आ गया, A बाय R स्क्वायर हो गया। ठीक है अब क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन, अब देखो हमारे पास क्या है दो अननोन है, कैपिटल F तो हमें गिवन है, A अननोन है और ये स्मॉल f अननोन है। दो अननोन के लिए हमारे पास क्या है दो इक्वेशन, 6th क्लास में पढ़ाया गया है, दो अननोन दो इक्वेशन सॉल्व होगा। तो इसको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जाएंगे, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 1 कर दिए, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 1 के माइनस f प्लस f कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m प्लस I बाय R स्क्वायर इनटू A। ठीक है तो यहाँ पर लिख देते हैं 2f प्लस 2f इज इक्वल टू m प्लस I कितना हो जाएगा भाई, कौन सा सॉलिड स्फीयर है क्या, केवल सिर्फ स्फीयर बोला हुआ है, सिर्फ स्फीयर बोला हुआ है तो सॉलिड स्फीयर ले लेंगे 2/5 m r स्क्वायर, तो r स्क्वायर को हटा दो तो 2/5 m into a, तो यहाँ से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होगा 7m by 5 आएगा, 5 इधर चला गया 10m by 7m, यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। उसके बाद हम सेकंड में क्या बोला फ्रिक्शन ही तो बोला है, तो फ्रिक्शन बोला है तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे कैपिटल F माइनस एम ए, इसी को ले लेते हैं माइनस m इनटू a, एक डायरेक्ट लिखते हैं उतना मैं ये नहीं लिखता हूं, 10f by 7m लिखेंगे, m से m कैंसिल हो गया तो फ्रिक्शन क्या हो गया माइनस 3f by 7, फ्रिक्शन कितना आ गया माइनस 3f by 7। यानी हमने जो माना है इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन इधर ना लग करके फ्रिक्शन किधर लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी हमने जो माना ये गलत था, लगेगा किस डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है अगर फ्रिक्शन पॉजिटिव आ जाता तो हम मान लेते कि हमारा माना वो सही है। ठीक है अब आप लोग को सॉल्व करने की इच्छा होगा तो फ्रिक्शन को फॉरवर्ड लेकर के सॉल्व कर दीजिए, वहां पर भी आंसर क्या आएगा सेम होगा, यानी जो हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन एज्यूम करके चलते हैं उसका कोई भी फर्क हमारा नहीं पड़ता है। ठीक है अपनी मर्जी से हम कहीं भी डाल सकते हैं फ्रिक्शन का डायरेक्शन। चलिए ठीक है आज का क्लास यहीं पर रखते हैं, न्यू ईयर आप लोग जा करके एंजॉय कीजिए, क्या करना है एंजॉय कीजिए।
खुश होइए, एंजॉय कर रहे हैं, सोच कर आप लोग खुश ही होना ही पता है। और पढ़िएगा, पढ़ लीजिएगा, हमारे तो सारे पेपर आ रहे हैं। वेरी गुड, अच्छा डायलॉग नहीं सर, तुम अगर सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ लेना जा करके तुम लोग सर तो सोच लो। ये बीटा हमने मान लिया तो शायद जो है बीटा मतलब 1 ईयर सारे लोगों ने हमारा स्क्वायर सारे इतना करता तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई तरह नहीं दिया तो सबसे पहले इसके लिए हम फाइंड करेंगे कि इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है। ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन पता करने का 10 क्वेश्चन में 2 होंगे तो हम देखेंगे कि उस फोर्स तक पहुंचने में हमें कितना टाइम लगेगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए तो हमें एक्चुअली 20 मीटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मैक्सिमम सर आप ये कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन फिक्स मतलब इसे बिना ले शुरुआत कर रही है तो हम सबसे नेट और इक्वल टू मास स्क्वायर ये एक्सप्रेशन में चलेगा वो फॉर्म में नहीं होगा उस तरह से दिस इज फोर्स नेसेसरी करना वहां पे यही मेथड से सॉल्व होगा। आप सर पहुंच जाइएगा लेकिन तो 0 से बोल 0 से लेकर 0 से चलना स्टार्ट करेगा तुम्हारा रूट 10 सेकंड तक तो मूव किया ही नहीं सर। ठीक है ऐसे ही है इसलिए पूरा ये यहां से ये तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन नहीं यहां पे इस जगह है एमडी वही जो जाना चाहिए कोई क्लास ओवर उसका भी होगा ये सब एमडी है ना इसलिए हम इसके पास एक्सप्रेशन ये है माइनस डी के रेफरेंस बस ये डी और ये क्या ऐसे एम पे ये गलत हो गया ना और ये एस माइनस एफ आर डी स्क्वायर के पास नेट फोर्स नहीं कोई नहीं सकता ये डायमेंशन को लॉक को ही वैल्यू कर दिया ऐसे नहीं जान रहे कि इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होता है ये देखने को फोर्स कैसे सर ये क्या करना है तो पहले फाइंड द इम्पल्स फोर्स तो टाइम है ना इम्पल्स को मैं निकाल सकते हैं यहां से डेफिनेटली इम्पल्स को यहां से ये यहां से हम माइनस कर दो ये नेगेटिव सर पहले जो भी जैसे कि इतना कर दो और इसका निकाल दो तो आप कर दो इधर हमारे टॉप का माइनस साइन दे दिया हमारी तो ये इम्पल्स फोर्स को टाइम सर मिलेगा मतलब 10 पर माइनस after this time to second हम फर्स्ट डेसिमल माइनस सर ये ऐसे ये पूरी डेसिमल क्यू वॉल्यूम में आएगा होना हर किसी को करो लेकिन हर किसी को काइंडली प्योर वॉल्यूम लाइक कोशिश करा देना चलिए करा प्योर वॉल्यूम
ड्यूरेबिलिटी कॉस्ट करनी है, और होगा फिर आंसर भी करेंगे तो आंसर ही होगा। हमारे सेंटर से देखो नॉट कुछ भी पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एग्जांपल डिस्टेंस लॉक लगेगा, उससे 4 हम नॉर्मली हम डिफाइन नॉर्मल तो मैक्सिमम लोग को जो आंसर है वो तो हम जानते हैं कि इक्वेशन आएगा तभी ये अकॉर्डिंग टू तभी साइड एक्सप्रेशन में होता है बस नोट्स अच्छे से रखना। Thank you.